एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन किंवा परिसर अभ्यास हा शाळेत करणं का गरजेचं आहे याविषयी आज आपण चॉक अँड टॉकवर बोलणार आहोत. या गप्पा मारायला आपल्याबरोबर दोन पाहुणे आहेत, सुरेंद्र आणि हार्दिक. मी नेहा, मी एक शिक्षिका आहे आणि मी एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी या फील्डमध्ये काम करते. आपण आपल्या पाहुण्यांची ओळख त्यांच्याचकडून करून घेऊया. हार्दिक. थैंक यू नेहा. तो मेरी शुरुआत हुई थी कृष्णमूर्ति स्कूल के एजुकेशन से, क्योंकि मेरी स्कूलिंग सह्याद्री स्कूल से हुई थी जो कि कृष्णमूर्ति स्कूल है. तो वहाँ मैंने देखा था कि जो एजुकेशन होता है वो सिर्फ एक पेपर पे या चैप्टर में नहीं होता है, वो लाइफ के साथ में चलना चाहिए. तो तब से मेरा एक सपना था कि अमरावती में भी एक ऐसी स्कूल होनी चाहिए जहाँ पर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट सब साथ में चले. उसके बीच मैंने थोड़ा सा रिसर्च फील्ड में टाइम दिया था एंड फिर कुछ समय कॉरपोरेट वर्ल्ड में था. और फिर जब अमरावती शिफ्ट हुआ तब मैंने अपना काम चालू किया. तो पहले यहाँ के प्रॉब्लम्स पहचाने और फिर धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने एक अलग टाइप का एजुकेशन प्रोपोगेट करना शुरू किया था, तो ये सपना था कि बिल्डिंग भी उसी तरह से हो. तो वी फाइनली हम लोगों ने अमरावती की पहली ग्रीन बिल्डिंग बनाई और ग्रीन स्कूल बनाई. दॅट इज इंटरेस्टिंग. सुरेंद्र. मी सुरेंद्र ब्रह्मे. मी आय टी इंडस्ट्रीत काम केलं आहे आणि तिथे काम करत असताना मी बऱ्याच ग्रीन इनिशिएटिव्सबरोबर कनेक्टेड होतो, जसं सस्टेनेबिलिटी पोर्टफोलिओ. आणि गेले काही वर्षांपासून मी एक टेक कंपनीमध्ये काम करत आहे. आणि हे सगळं काम करत असताना मी काही वेगळ्या ज्या एन्व्हायरमेंट रिलेटेड छोटे छोटे ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांच्याबरोबर नेहमी काम करत आलेलो आहे. वसुंधरा अभियान म्हणून एक बाणेरमध्ये संस्था आहे, जे बाणेर हिल्सवरच्या जे काही ट्रीज आम्ही तिकडे ग्रो केलेले आहेत, तर त्या संस्थेचा मी ॲक्टिव्ह सदस्य आहे. आणि थ्रू आउट द इयर आम्ही तिथे जाऊन वेगवेगळ्या पद्धतीचे उपक्रम करत असतो. ओके, थैंक यू सुरेंद्र. सो शुरुआत करते हैं. हार्दिक, आपने स्कूल के बारे में बताया, अमरावती की फर्स्ट ग्रीन स्कूल. सो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ओके. तो हम लोगों के दिमाग में पहली बात तो ये था कि हम लोग को एक ग्रीन बिल्डिंग बनाना है जो वास्तविक तरीके से ग्रीन बिल्डिंग है. क्योंकि वैसे तो ग्रीन बिल्डिंग के डेफिनेशन और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो एक अलग दिशा में जाते क्या हैं. आप बता सकते हैं ग्रीन बिल्डिंग होता क्या है? व्हाट इज अ ग्रीन बिल्डिंग? सो इसके दो डेफिनेशंस है. पहले तो जो स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन है सर्टिफिकेशन वाले, जहाँ पर ये माना जाता है कि नेट पोल्यूशन या नेट एनर्जी कॉस्ट ये सब चीज़ें ज़ीरो रहे या मिनिमल रहे. और दूसरा जो ग्रीन बिल्डिंग होता है वो इस तरह से रहता है कि अगर पूरी तरह से हम लोग उसका मटेरियल एंड वर्किंग ये सब चीज़ें देखें तो वो एनवायरनमेंट के साथ चलता है. तो हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन चुना है, जहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी की गई है जिसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मिनिमल है और उसी के साथ साथ में एनर्जी सेविंग अपने आप होती है, क्योंकि द विंडोज़ आर वेरी बिग और सर्कुलेशन काफ़ी रहता है. तो क्लास में नेचुरल लाइट, नेचुरल सर्कुलेशन ये ज़्यादा रहता है. उसी के साथ साथ में उसके आसपास का जो वेजिटेशन है वो भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो ट्रीज़, एनिमल्स, बर्ड्स ये सब चीज़ों को, लाइफ को ज़्यादा प्रोपोगेट करे और ज़्यादा एनकरेज करे. मुझे याद है मैं आई थी, हाँ, व्हेन आई हैड कम टू योर स्कूल, मुझे याद है कि बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत गर्मी थी, लेकिन स्कूल के अंदर जब आए तो देयर वर दीज चैनल्स मेड विथ वॉल्स, जिसकी वजह से हवा जिस तरह से आ रही थी एकदम ठंडा महसूस हो रहा था. देयर वाज नो फैन और एनीथिंग, बट द वे द एयर चैनल्स वर, वी कुड फील द विंड. सो इसे हम लोग ब्रिक जाली बोलते हैं. तो जहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल दीवारें खड़ी करनी चाहिए थी 2 क्लासरूम के बीच में, तो वहाँ हम लोगों ने नॉर्मल दीवार के बदले में सब जगह पर ब्रिक जालीज का ऑप्शन लिया है. सो हार्दिक, व्हेन यू से ग्रीन बिल्डिंग, राइट, तो आपने वो खुद डिज़ाइन किया या किसी का हेल्प लिया या यू गॉट दिस आइडिया फ्रॉम समवेयर एल्स कि मतलब आपने कुछ पढ़ाई की होगी डेफिनेटली वो डायरेक्शन में, और किस तरह से आपने उसके लिए प्रिपेयर किया? और दूसरा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं एक स्कूल प्रस्तावित करने जा रहा हूँ
तो why it should be different? Why not a normal school? ओके, सो आई विल आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। तो जब बिल्डिंग बन रही थी या जब पहली बार डिसाइड किया कि हम लोग को स्कूल को एक्सपैंड करना है, वैसे तो प्री स्कूल हम लोगों के पास में काफ़ी सालों से थी, बट ये एक पूरी तरह से मटेरियलाइज या मैनिफेस्ट नहीं हुआ था कि हमको आगे के क्लासेस भी शुरू करने हैं। तो जब ये प्लान आया कि हम लोगों को आगे का भी देखना है, तो उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया एंड आई विजिटेड अ लॉट ऑफ स्कूल्स। मैंने बहुत सारे स्कूल्स विजिट किए, वहाँ के फीचर्स देखे, अलग अलग ग्रीन बिल्डिंग्स भी विजिट किए एंड कुछ चीज़ें एकदम से और बहुत नेचुरली सामने आई। फॉर एग्जांपल, प्लास्टर यूज़ करना या नहीं करना। प्लास्टर्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी रिलेटिवली मॉडर्न कंसेप्ट, क्योंकि प्लास्टर ये हम लोगों का नेचुरल ये नहीं है, बिल्डिंग मटेरियल नहीं है। हम लोग लाइम यूज़ करते थे, चूना यूज़ करते थे, बट प्लास्टर कभी यूज़ नहीं करते थे। इनफैक्ट गुड़ और छाछ भी यूज़ किया हम लोगों ने। गुड़ और छाछ फॉर बिल्डिंग। हम्म। ओके। सो गुड़ और छाछ का ऐसा है कि दो तीन रीज़न से ये यूज़ करते हैं। एक ये रहता है कि अगर गुड़ और छाछ यूज़ करते हैं तो उसमें फंगस ग्रो होता है एंड वो फंगस के थ्रू बिल्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है। तो ये हम लोग के पुराने किलो वगैरह में पाया जाता है। एंड द अदर इज उसका मिक्सचर अपने आप ही बाय नेचुरल मीन्स थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है। ऑब्वियसली हम लोग के केस में वी डिडंट यूज टू मच ऑफ इट, बट पुराने बिल्डिंग्स में दिस इज़ व्हाट इज़ सीन। तो इस तरह से बहुत सारा मैंने रिसर्च किया। मैंने ये भी देखा कि बिल्डिंग्स के ऊपर अगर नेचुरल कूलिंग एजेंट के हिसाब से अगर मॉस ग्रो करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च किया एंड फिर जनरल डिज़ाइन के लिए वी हायर्ड एन आर्किटेक्ट एंड वो आर्किटेक्ट ने हम लोग के ड्रीम और विजन के हिसाब से एक जनरल डिज़ाइन बना के दी एंड उसके फीचर्स फिर वापस हम लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किए। तो मुझे दो क्वेश्चन है हार्दिक इस पे, आई से सब क्वेश्चंस। एक तो ये आपने काफ़ी रिसर्च किया, राइट, और आपने ये भी बताया कि आपने काफ़ी स्कूल्स विजिट किए। तो क्या ऐसे बहुत सारे स्कूल इंडिया में, महाराष्ट्र में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं? अगर है तो मे बी यू कैन गिव सम रेफरेंस। एंड माय अदर क्वेश्चन वाज कि अगर आपने इतना सारा काफ़ी स्टडी किया है तो आपने इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया है, ताकि अगर कुछ लोगों को और फ्यूचर में इस टाइप के स्कूल अगर कंस्ट्रक्ट करने हैं तो मे बी दे कैन रेफर यू, दे कैन कनेक्ट यू, और दे कैन रेफर योर डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअली दैट इज़ अ वेरी ग्रेट आइडिया। ये मुझे पहले स्ट्राइक नहीं हुआ था। आई डिड, सो माय अंकल इज एन आर्किटेक्ट, वो खुद भी एक आर्किटेक्ट है। मैंने उनसे एक दो बार ऐसे डिस्कस किया है कि शायद हम लोगों को मिल के एक मैनिफेस्ट बनाना चाहिए जहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करें। बट कहीं तो भी ये भी रियलाइज़ हुआ कि एक रियल टाइम ग्रीन बिल्डिंग, मतलब असलियत में, वास्तविकता में एक ग्रीन बिल्डिंग रहना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे और ज्योग्राफी पे। तो जैसे राजस्थान की ग्रीन बिल्डिंग जो एक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्कूल एग्जैक्टली, मगर वहाँ पर एक पूरी सैंडस्टोन की बिल्डिंग है, ओवल शेप्ड बिल्डिंग है। तो ये इस तरह के जो स्कूल्स है ये सैंडस्टोन के वहाँ बनाए जा सकते हैं, बट सैंडस्टोन की बिल्डिंग अगर अमरावती में बनाएंगे तो इट वोंट वर्क। प्रॉब्लम, हाँ। दैट्स ट्रू। एंड उसी तरह से जो एक और बिल्डिंग जहाँ से इंस्पिरेशन मैंने ड्रॉ किया था वो धामापुर करके एक गांव में है जो मालवण के पास में है। तो वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, सचिन देसाई करके एक व्यक्ति है, उनके अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ नाम की एक जगह बनाई है उन्होंने। एंड वहाँ उन्होंने लैटराइट, स्टोन एंड चूना, बस ये सिर्फ ये दो चीज़ों का यूज़ किया है। नो सीमेंट, नथिंग। एंड वो जो बिल्डिंग है वो करीबन 80 साल पुरानी है। वाओ। सो बेसिकली ये मंत्रा है कि आपके यहाँ जो लोकल मटेरियल अवेलेबल है उसका आप यूज़ करो। प्रेफरेबली, यस। सो बट नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। ऑल ऑफ दीज प्लेसेस जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, आपकी भी स्कूल है, यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। तो सिटी में जहाँ एक्चुअली सो लेट्स टॉक अबाउट पुणे, जहाँ देर इज़ वेरी लिटिल स्पेस फॉर अ स्कूल, देर आर हार्डली एनी प्ले ग्राउंड्स ऑल्सो। तो यहाँ पे देर आर, you know, there are cars and there's not a lot of scope for such kind of architecture. तो वहाँ क्या किया जा सकता है
to have a green building. हाँ, मतलब एवरी इंच एंड इंच एक्चुअली वहाँ पे लड़ना पड़ता है कि किस तरह से स्पेस का यूटिलाइजेशन करे, राइट? तो हाउ these schools can follow this kind of protocols? ओके, सो एज आई सेड कि जो हम लोग ग्रीन स्कूल की बात करते हैं तो एक तो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन उसमें बहुत मायने रखता है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम लोग सॉइल, मिट्टी, ये सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, सीमेंट, ब्रिक्स वगैरह का कम यूज़ करते हैं, पत्थर अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं और स्टील कम यूज़ करते हैं, तो इस तरह से मटेरियल के हिसाब से भी लॉट ऑफ इफेक्ट टेक्स प्लेस। एंड उसी के साथ साथ में आजकल जो नए बहुत सारे तरकीब आई है, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह अगर कभी गए होंगे तो वहाँ पे एक रैम्ड अर्थ की वॉल है। रैम्ड अर्थ इज बेसिकली जस्ट सॉइल, उसको बहुत टाइटली पैक किया जाता है मिट्टी के साथ में एंड थोड़ा बहुत हैमरिंग करके, एंड वो आपके ब्रिक और सीमेंट के वॉल से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है एंड स्ट्रॉन्ग भी रहता है, इवन दो इट इज ओनली सॉइल, नथिंग एल्स। But then why is it not used very commonly? राइट नाउ इट इज लेस पॉपुलर, सो इट इज ऑटोमेटिकली मोर एक्सपेंसिव। जिस दिन वो पॉपुलर हो जाएगा, उसके कारीगर बोलता है ना, द पीपल हु वर्क ऑन इट, लोगों को वो स्किल अगर आ जाएगी तो अपने आप सस्ता हो जाएगा। True, very true. तो इसमें आदि एक क्वेश्चन मुझे है कि जैसे आपने बोला स्टील यूज़ नहीं करना या नो सीमेंट या यूज़ नहीं करना है, तो फिर ये जो सस्टेनेबल मटेरियल है तो वो यूज़ करके अगर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस रहेंगे कि जैसे मैं 2 ही फ्लोर बना सकता हूँ या ग्राउंड फ्लोर पे ही बना सकता हूँ, इस तरीके के कुछ लिमिटेशंस रहेंगे उसमें? इनिशियली ऐसा लगता है कि लिमिटेशंस है, बट देन एज आई सेड कि आप किस तरह का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे आप अगर बाली की एक स्कूल देखेंगे, द ब्रिज स्कूल करके, तो वो इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली शायद 2 या 3 फ्लोर की बैम्बू की बिल्डिंग है। Oh wow. वाओ! So it's possible. या इट इज़ ऑल पॉसिबल। उसका अगर हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह अगर पूरा अच्छे से करते हैं तो देन एंड बैम्बू का, सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बैम्बू का लाइफ और कंक्रीट का लाइफ रफली सेम है। कंक्रीट भी करीबन 30 साल में आपको रिपेयर करना पड़ता है, उसको जोड़ना पड़ता है, एंड बैम्बू भी मोर और लेस 30 साल में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। So, coming back to sustainable learning and education, आपने कहा कि आपके स्कूल में around your school also there is a lot of vegetation which you have planted. So there's a spice garden, there is a छोटा सा नाला है जिसमें अपने you have a घोरपड़ also, right? There's a sensory garden also. So all of that requires a lot of space, right? Okay, so require is probably not the right word for it because हम लोगों के पास में स्पेस थी, इसलिए हम लोग उसको स्पेस आउट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर द कैंप प्रीमाइसेस जो हम लोग का सिटी के अंदर है, जहाँ पर प्री स्कूल है, तो वहाँ प्री स्कूल में हम लोगों ने सब कुछ एकदम टाइट, बिकॉज वी हैड द लिमिटेशन ऑफ द कंपाउंड एंड द बिल्डिंग इटसेल्फ, तो हम लोगों ने सब कुछ उतने से में फिट करने की कोशिश की है। तो उतने से एरिया में, मतलब एक जस्ट एक छोटे से बंगलो के एरिया में हम लोगों के पास में स्विमिंग पूल भी है, सैंड पिट भी है, छोटा सा एक गार्डन भी है, एंड जो सेंसोरियल्स की चीज़ें हैं वो भी है, एंड नंबरिंग वाले स्टेयर्स भी है, ये सारी चीज़ें हैं। So छोटे इसलिए भी you have still tried to use the space, whatever space is available, to create a sustainable environment. राइट, हम लोग सस्टेनेबिलिटी एंड एजुकेशन पे दोनों पे साइमल्टेनियसली फोकस कर सकते हैं। इनफैक्ट देर इज़ वन स्कूल, आई थिंक येलो ट्रेन स्कूल है या क्रिएटिव स्कूल है, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक इट्स इन चेन्नई और बैंगलोर, वन ऑफ देम। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वो बिल्डिंग के अंदर, जैसे हम लोग गूगल वगैरह के फोटोज देखते हैं गूगल ऑफिस के, तो ऐसे बिल्डिंग के अंदर उनके स्लाइड्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं। So they have redefined the concept of play, as instead of just sports field, they have made the whole school as a playground or a play arena. So you can learn maths while you're sitting on a slide like that. That is fun.
And there is another very interesting school called the Matru Blind School. Again, this is either in Bangalore or in Chennai, I'm not sure where. तो ब्लाइंड स्कूल है, तो उन्होंने सस्टेनेबल बिल्डिंग तो बनाई ही है, बट एट द सेम टाइम उनके सारे जो नोटिस बोर्ड्स है, सारे जो वॉल्स है, वो सारे टैक्टाइल है. Okay. Oh, yeah. मतलब यू कैन फील द होल वॉल, एंड उसके बेसिस पे आप ब्रेल, नंबर्स, एक्टिविटीज, ये पजल्स, ये सारी चीजें उनके दीवार पे So है. tactile walls, if I'm not wrong, that means each wall has a different design, like carving on it. तो बच्चा अगर चल के जा रहा है तो उसे समझ में आएगा कि बिल्डिंग के कौन से एरिया में है. Is that? यस. Wow. So Hardik, Avi, see all this, setup, your design, everything is in place. But अभी जैसे डेली रूटीन होता है, राइट, मेंटेनेंस होता है, तो उसमें हाउ यू मेक श्योर दैट द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट, राइट, पार्टिसिपेट इन योर डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज ये कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट वहाँ पे कैसे मेंटेन होता है, या फिर टीचर्स को आप लोग किस तरह से वो you align them to guide the students on the sustainability matter? Or teachers also. How do you Yeah. guide the teachers to? I mean, teachers also have to be aligned with the goal. They need to be trained probably, because many of these Yes. new joining Right. teachers, they might not be aware of these ideas. Correct. So we do have several trainings. In fact, there was one training by Arundhati Matre, who is a resident of Mumbai, and she is completely immersed into sustainable practices. So in fact, उनका एक मेरे ख्याल से बेटर इंडिया में आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, एंड शी हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर अ लॉट ऑफ स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़. तो ये एक हो गया. उसको छोड़ के वी हैव अ लॉट ऑफ आश्रम ट्रेनिंग्स फ्रॉम द पौंडीचेरी आश्रम, वेयर द डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सफाया, दैट इज श्री अरबिंदो फाउंडेशन फॉर इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च, वो आते हैं. एंड उनके साथ में एक श्री अरबिंदो सोसाइटी के भी एक व्यक्ति आते हैं. तो ये टीचर्स को ट्रेन करते हैं. एंड उसको छोड़ के आई टेक अराउंड 18 to 20 day ट्रेनिंग विद द टीचर्स. तो उसमें वन एस्पेक्ट All of these trainings are for teachers या students के लिए भी? ये मेनली टीचर्स के लिए है, बिकॉज वंस द टीचर्स आर कंप्लीटली इनटू दिस, तो ऑटोमेटिकली द स्टूडेंट्स विल इम्बाइब इट, वो अपने आप ऑब्जर्व कर लेंगे. Correct. Correct. Okay. सो जब टीचर्स ट्रेन होते हैं तो उसमें मेरे ट्रेनिंग्स में एटलीस्ट आई फोकस मोर ऑन दिस. श्री अरबिंदो का एक प्रिंसिपल है ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन कॉल्ड नियर टू फार. मतलब वो लोग अभी जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वहाँ से उनको उस दिशा तक लेके जाना जहाँ पर वो सच में एनवायरनमेंट के बारे में कुछ जान सके या नेचर के बारे में कुछ जान सके. From near sighted to far. दूर From दृष्टि. near to far. So उसमें for example, I ask them to do this activity. I tell them कि list down the number of brands and products that you use every day. रोज हम लोग क्या क्या यूज करते हैं और उसका कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है वगैरह, ये लिख लो. एंड उसमें से कोई भी एक ब्रांड या एक कंपनी या एक प्रोडक्ट चूज करो, एंड उसका पूरा एंड टू एंड रिसर्च करना है कि वो कंपनी का टर्नओवर कितना है, उनके CSR रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या है, कार्बन फुटप्रिंट कितना है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है. सो वी बिगिन फ्रॉम देयर, एंड देन उसके बाद में देन वी थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स के वेस्ट रिडक्शन कैसे करना, रिसाइकलिंग किसको बोलते हैं, हाउ रिसाइकलिंग, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ये दिस शुड बी द लास्ट रिसोर्ट. उसके पहले हम लोगों ने क्या करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं स्कूल में. That is needed because abhi your teachers are probably, they've grown up like us, so in theory we know कि ज़रूरत है ये सब करने की, especially in cities. तो we don't have a lot of scarcity of water. Things are available. There is, I mean, whatever you need, you can quickly go and buy. It's not like you would want to repair things and try to सिंगल यूज वाला. हाँ. So we are very quick to, because it's convenient. So we've grown up like that. So in theory, even though we know, it's very difficult to sort of make it happen in reality. So I'm sure teachers also have the
same problem, we can say. So how do you deal with that? All right. So when it comes to teachers, the general thing that I follow is this: they need to recall their childhood, because if you understand childhood and if you try to look back when you were a child, um, as a child you don't need anything. हम लोग मट्टी खाते थे, तो जो मिट्टी से भी जो हम लोग को इतना एंटरटेनमेंट और जो टेस्ट और ये सब चीज़ें मिलती थी, दैट वाज माइंड ब्लोइंग, बिकॉज एज अ चाइल्ड यू डोंट नीड टू मच ऑफ आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट, या यू डोंट नीड थिंग्स बेसिकली. ये जो कंज्यूमरिज्म वाला जो कल्चर आया है, ये बहुत अभी रिसेंटली आया है. और स्कूल के बिल्डिंग में ये मिकी माउस के इतने बड़े बड़े ड्राइंग्स बनाना या फिर ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स बनाना, ये सब कोई बच्चों को ज़रूरत नहीं है. what they are happy with is just a plain wall, and वो plain wall पे थोड़े बहुत textures वगैरह भी रहे तो they are just happy with those textures. So जब हम लोग टीचर्स को उस फेज में लेके जाते हैं वेयर दे फाइंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी, तो देन ग्रेजुअली दे स्टार्ट पिकिंग अप ऑन दोज क्यूज, एंड वो फिर बच्चों के नज़रिए से उसी चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं. एंड जैसे ही ये चीज़ चालू होती है, तो देन धीरे धीरे उनको ये भी समझ आती है कि इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, हम लोग अकेले नहीं हैं. वी आर नॉट द ओनली वंस ऑन दिस वर्ल्ड. एंड if we are calling ourselves as the most intelligent creatures on the planet, तो then कहीं तो भी ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जवाबदारी भी होती है कि we act as the most intelligent beings on the planet. एंड उसमें अगर हम लोग अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं, तो देन ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट थिंकिंग लार्जर. हम लोग ये सोचना शुरू करते हैं, सवाल पूछना शुरू करते हैं, एंड कहीं तो भी एक ख्याल विचार हम लोग के दिमाग में आते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो नेचुरली देखा जाए तो इट गोज कम्प्लीटली अगेंस्ट कंज्यूमरिज्म, जो मॉडर्न हम लोगों का टेंडेंसी है. हर चीज़ खरीदो, हर चीज़ को बाहर से लाओ, इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग और इंस्टेड ऑफ वर्किंग विथ व्हाट यू ऑलरेडी हैव. यूज एंड थ्रो वाला जो कंसेप्ट अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्टली अपोजिट. So, but keeping that in mind, now schools usually need a lot of paper, need a lot of craft material. तो जैसे गैदरिंग में बैकड्रॉप बनाते हैं, तो हर एनुअल डे में अलग बैकड्रॉप बनता है. So how, like, do you have any best practices that you can share with us, which come from the sustainability perspective? सो इंटरेस्टिंगली, अभी करंटली मैं जो स्कूल में एक ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, वी हैव नोटिस समथिंग वेरी सिमिलर देयर ऑल्सो. तो वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग भी अपने स्कूल में काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, कि जो प्रिंट आउट्स निकलते हैं उसमें काफ़ी फॉल्टी प्रिंट आउट्स होते हैं. Correct. सो वी सेव दोज पेपर्स, एंड हम लोग ओरिगेमी वगैरह के लिए वो वापरते हैं. हाँ. इंस्टेड ऑफ यूज बाइंग कलर्ड शीट्स फ्रॉम द मार्केट, तो पहले हम लोग वो वापरते हैं. एंड कलर्ड पेपर कम्स इनटू प्लेस ओनली व्हेन वो चीज़ कहीं एग्जिबिट करना है या कहीं हम लोग डेकोरेशन के लिए कर रहे हैं. उसमें भी अगर मिस प्रिंटेड कलर्ड पेपर रहे तो दैट इज प्रिफर्ड फर्स्ट, एंड देन ऑल दीज थिंग्स आर टेकन अप, जो क्राफ्ट वाले जो पेपर्स होते हैं. Right. देन हम लोग इंश्योर करते हैं कि जितना हो सके मटेरियल रीयूज हो. वी प्लान आवर आर्ट एक्टिविटीज एंड अदर थिंग्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल दैट वी हैव, एंड उसमें भी अगर बचा कुचा कुछ मटेरियल रहा तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, एंड देन द रेस्ट ऑफ इट. फिर एनुअल डेज वगैरह में वी मेक श्योर दैट वी डोंट यूज एनी थर्मोकोल, प्लास्टिक, ऑल दीज थिंग्स, एंड सारा ही मटेरियल, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मटेरियल इज रीयूज्ड. मतलब बैकड्रॉप से लेके जो हम लोग जिस हॉल में परफॉर्म करते हैं या जहाँ पर एनुअल डे के प्रैक्टिसेस होते हैं, सॉरी परफॉर्मेंसेस होते हैं, तो वो वहाँ का बैकड्रॉप इज अराउंड 15 by 35 फीट. तो वो पूरा पट्टे पट्टे से हम लोग अनब्लीच्ड रॉ क्लॉथ जो रहता है उसको हम लोग पेंट करते हैं, एंड ओवर द इयर्स हम लोग रीपेंट करते आ रहे हैं. Okay, so you have a cloth backdrop. We don't use a flex, we don't use LCD, nothing. Yeah, they might be just replacing the cloth or repaint. No, we don't even replace the cloth. हम लोग उसी को repaint करते हैं. Interesting. ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, मतलब this is not something, I mean,
now that you've said it, it feels like it's such an intuitive thing to do. Like I never thought of it. So That- definitely, Ari, you should share these kind of best practices with other schools. I'm sure this is not only not the sustainable way, but economical way for the schools as well. राइट इसमें मगर एक चैलेंज है द थिंग इज के द जनरल ट्रेंड इज गोइंग टुवर्ड्स शो एंड यू नो शोइनेस तो उसमें वी कैन नॉट जस्ट वर्क ऑन द स्कूल तो वाइल ट्रेनिंग द स्कूल आई ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड कि दे नीड टू बी एबल टू वर्क विद द पेरेंट्स क्योंकि अगर पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके एनुअल डे में मुझे एलसीडी स्क्रीन दिखनी चाहिए बैकग्राउंड में और बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह ये सब चीज़ें रहनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम फिर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है सो इसीलिए पेरेंट्स को भी धीरे धीरे ये एहसास दिलाना कि लुक अगर हम लोग बैकड्रॉप पेंट करते हैं तो उसमें बच्चे का काम जा रहा है एलसीडी स्क्रीन अगर लगा रहे हैं तो दैट इज अ रेडीमेड थिंग वहाँ पे द चाइल्ड नन ऑफ द चाइल्ड्स स्किल्स आर कमिंग इनटू व्यू So you got actually a very interesting point, Hardik, because see, parent is one of the main stakeholders of the school education system, right? So when such initiatives are being implemented at the school, how do you ensure the parents are also supporting it and getting actively, involved in these activities? हाँ So the first time we actually experimented with this was in 2017 and 2017 में जब हम लोगों ने पहली बार डिसाइड किया था कि हम लोग बैकड्रॉप पेंट करेंगे तो पहले तो वो ऐसा लुक लाइक अ वेरी ह्यूज टास्क एंड काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू हैंडल बट मैंने बोला कि हम लोग पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं तो वी हैड अ लॉट ऑफ एरिया लिमिटेशंस एट दैट टाइम बट देन आई टोल्ड द टीचर्स कि लेट्स फ्लोट अ मैसेज जहाँ पर पेरेंट्स को ऐसा लगे कि यू नो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर आवर चाइल्डहुड तो आई ड्राफ्टेड अ मैसेज दैट सेड समथिंग लाइक दिस कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इनटू getting your hands dirty and getting down on your knees and getting full of paint या ऐसा कुछ तो भी तो come join us in celebrating your child's annual day Right, be a child for a day. Like be a child for a day तो ऐसे कर करके हम लोगों ने बहुत सारे पेरेंट्स को इनवाइट किया तो पेरेंट्स को इनवाइट करके फिर हम लोग टीचर्स पेरेंट्स बच्चे सब मिलके चीज़ें पेंट कर रहे थे एंड ऑटोमेटिकली क्या होता है उससे कि कहीं तो भी वो बच्चे के भी मन में आता है कि दिस प्लेस इट इज़ नॉट यू नो काइंड ऑफ लाइक अ प्रिजन जहाँ पर सिर्फ बच्चों को रखा जाता है इट इज़ मोर लाइक अ कम्युनिटी इट्स मोर लाइक अ फैमिली जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं एंड फेमिलियर लोग आते जाते रहते हैं Yeah, I think once you involve parents, right, because it becomes necessary. क्योंकि क्या होगा कि जैसे स्कूल में है राइट if a child is in the school then you have all these initiative going on but once they go home it's a completely different environment altogether maybe at home the parents may not be following those practices right so he start feeling out of the place and then maybe some kids they might start telling the parents this is what you should do right this is the best practices been suggested to us so have you encountered those kind of ever situation where the your students actually started enlightening parents I don't know whether this happened consciously or whether it happened instinctively but क्या होता है कि we try to ensure कि the parents understand all these things during the orientation parent teacher meetings and all these things तो रेगुलर काउंसलिंग रेगुलर डिस्कशंस के साथ में एंड ये सारे जो मीटिंग्स होते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग्स उसमें ये बातें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं वेयर द पेरेंट्स आर ऑल्सो गिवन लाइक अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द स्कूल तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पेरेंट्स घर पे भी ट्राई आउट करते हैं एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन द स्कूल नाउ ऐसे जब इवेंट्स कभी आते हैं तो उसमें दे गेट टू सी इट लाइव right So automatically, all the concepts and theory that they had been exposed to during the parent-teacher meetings, वो उनको working कैसा होता है उसका वो उनको live देखने मिलता है. so, this is a more of a philosophical question. What is your definition of sustainability, and do you have a rubric with which you can measure its success or not so much? Generally, what I understand from sustainability is basically the meaning of the word that it was meant to be. So sustainable means something that can
go ahead. It is not something that is going to cripple you. It is not something that is going to ruin everything that is there. Basically, something that you can carry on maybe forever. सो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, सस्टेनेबल एजुकेशन इज डिफरेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन इज डिफरेंट. सस्टेनेबल एजुकेशन मतलब एजुकेशन का कंसेप्ट ऐसा रहना चाहिए जो टाइम प्रूफ रहे, वेयर द चिल्ड्रन आर बेसिकली कॉन्स्टेंट लर्नर्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, कि वहाँ पे एजुकेशन कहीं रुकता नहीं है, इट इज एवर इवॉल्विंग, एवर चेंजिंग. But when we talk about sustainability education, तो then this the world comes into picture, कि हम लोग जो भी कर रहे हैं उसका global implication क्या है, what is happening in the world, what is happening in the environment around you and so on. तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो होती है ये सारी ऐसी रहनी चाहिए जिससे कम से कम इम्पैक्ट आपका प्लैनेट पे रहे, एंड एट द सेम टाइम कहीं तो भी प्लैनेट का नेचुरल सेंस जो है, आपके एनवायरनमेंट का जो नेचुरल सेंस है, उसको एक बढ़ावा मिले. Right. So on one hand you are trying to reduce your load on the planet, and on the other hand you are trying to encourage the growth of the planet. Correct. So we have to drastically change the way we think. हमारे everyday use की चीज़ें अगर हमसे we are not allowed to use, how will we still survive or do the same things that we are doing right now? True. Maybe getting away with the luxuries of the life. It's not exactly giving away the luxuries of the life. The thing is कि a lot of these luxuries, जैसे हम लोग अभी देखते हैं ना कि modern life problems में all these heart attack and heart attack नहीं, अपना blood pressure problems, diabetes, yeah, these are becoming the kind of like the norm, like everybody has something. या तो एंग्जाइटी है उसको, या फिर डिप्रेशन है, या तो डायबिटीज है, या फिर ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स है. Mental health is also deteriorating. Yeah. Mental health is also deteriorating. That is actually a very major sign that we are actually doing something that is the opposite of luxury. True. True. Luxury to basically is something that is supposed to make your life easier, no? Correct. So today luxury is considered to be something that is loud and something that carries the envy of people. दूसरे लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अरे मेरे पास में ये नहीं है, वो luxury है. Very true. So to conclude, Hardik, is there something you would like to tell our viewers, other schools, teachers, anything about sustainable learning and what can be done to make it happen, that it's not that difficult, it's easy? I mean, they've listened to the entire podcast, but still, is there something that you would like to tell them? I think maybe just one more request is if you can split that for teachers specific and the schools, right? So that will help. All right. So for the teachers, I think my message would be try to increase the experience rather than increasing the things that we give them. So there was this saying that one of my friends had told me. I think the saying was less is more. So the fewer things we have, actually the more experiences we have, the more opportunities we have. So this was the example that even Neha was talking about, where we had this sports time or free play time where these children had asked me about taking sports equipment. So I told them, okay, since you have asked me, today I'm not going to permit you. Let's see what you do without it. So I ended up taking a round of the campus, and I saw that they were building a castle or a fort made of stones, and they made even the flag out of stone and everything. So if you give them fewer things, they explore more. And for the schools, I think we need to take into consideration both the factors. One is how we can reduce the amount of wastage. So try to create and make things, as many things within the campus itself. Like for example, if we buy soap from outside, हम लोग साबुन वगैरह खरीदते हैं, हैंड वॉश वगैरह खरीदते हैं, तो क्यों ना हम लोग रीठा के पेड़ स्कूल में ही ग्रो करें एंड सोप स्कूल में ही बनाए. तो जितना हम लोग बाहर कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे कम डिपेंडेंट रहता है, तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. Correct. ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग चीज़ें इस तरह से ग्रो करते हैं या इस तरह से रखते हैं अपने कैंपस में
जो इको फ्रेंडली है और जो एनिमल्स बर्ड्स वगैरह अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको एक रहने की जगह मिल जाती है, उनको एक काइंड ऑफ आश्रय मिल जाता है. तो दैट वे ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू बी मोर सस्टेनेबल. It's an integrated way of being. Yes. Thank you so much, Hardik. It was great chatting with you. And thank you, Surendra. Thank you. Yes. Thank you.